नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म नवंबर में आने वाले हैं। मार्च 2024 में दोस्तों इसके एग्जाम को शेड्यूल किया गया है दोस्तों। तो अब ऐसे में समय काफ़ी कम है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। उत्तराखंड एलटी में 30 मार्क्स की आती है, आउट ऑफ 100 30% टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आएगा। और ऐसे में यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि आपको दोस्तों करवाई जा रही है। हम लगातार दोस्तों आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि के नाम से हमारी विशेष सीरीज ऑलरेडी दोस्तों चल रही है। 23 ऑलरेडी क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं। उसके अलावा उत्तराखंड एलटी की भी हमने विशेष सीरीज दोस्तों पहले भी चलाई है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल में, तो वहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज उत्तराखंड एलटी की सीरीज मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वहाँ से भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आगे भी आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते रहेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने एक पार्ट बनाया था जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दोस्तों आपको करवाए थे, और उसमें हमने आपको बताया था कि भाई किस तरह के प्रश्न उत्तराखंड एलटी में आते हैं। मॉडल पेपर 2024 हमने इसको नाम दिया है। आज दोस्तों इसका पार्ट सेकंड है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। comes under the acquired motives are self protection, anger and fear, hunger and thirst, cooperation and competition। यानी कि अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत क्या क्या आता है? आत्मरक्षण, क्रोध तथा भय, भूख तथा प्रयास, या फिर सहयोग और प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सहयोग और प्रतिस्पर्धा। देखिए दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं? अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जो मैस्लो थे, मैस्लो के अनुसार दोस्तों जो ये अभिप्रेरक हैं या प्रेरक हैं, ये दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात, यानी कि जो जन्म से ही होते हैं, और एक होते हैं दोस्तों अर्जित। ओके, अर्जित प्रेरक। तो जन्मजात प्रेरक हैं जो कि दोस्तों आप में मनुष्य में जन्म से ही पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको दोस्तों जन्मजात प्रेरक बोला जाता है। जो या फिर आप इसको प्राइमरी मोटिव्स भी दोस्तों आप बोल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे कि आत्मरक्षण है, या फिर क्रोध और भय है, भूख और प्यास है, ये सभी दोस्तों आपके क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके जन्मजात होते हैं। इसमें स्लीपिंग है, ठीक है, क्रोध है, भय है, ठीक है, प्रेम, नींद, ठीक है, ये सभी दोस्तों, प्यास, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अर्जित अभिप्रेरक क्या होते हैं दोस्तों? जो जन्मजात नहीं होते हैं, लेकिन वातावरण के संपर्क में आने पर आप अर्जित करते हैं। तो जब आप वातावरण के संपर्क में आते हैं तो फिर आपके अंतर्गत सहयोग और प्रतिस्पर्धा का भाव आता है। तो कॉपरेशन एंड कंपटीशन इज अ राइट आंसर। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके उत्तराखंड एलटी परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप देख लीजिए किस तरह का आपका लेवल आता है। अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गटमैन, थर्स्टन, लिकर्ट, या फिर थॉर्नडाइक। द स्केलोग्राम मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट वाज प्रोपोगेटेड बाय गटमैन, थर्स्टन, लिकर्ट, या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गटमैन। यानी कि अभिवृत्ति मापन की जो स्केलोग्राम मेथड है दोस्तों, ये गटमैन के द्वारा दी गई थी 1945 में। देखिए अब स्केलोग्राम मेथड के अलावा भी दोस्तों ये सारे जो ये आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके द्वारा भी दोस्तों अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड मेजरमेंट की विधियां दी गई हैं। जैसे कि इसमें जो आपके थर्स्टन है, थर्स्टन ने दोस्तों सबसे पहले इसमें कार्य किया था 1927 में। दोस्तों इन्होंने विधि दी थी जिसका नाम है युग्म तुलनात्मक प्रविधि, ठीक है, तुलनात्मक प्रविधि। पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न भी। तो युग्म तुलनात्मक प्रविधि थी दोस्तों जो कि थर्स्टन के द्वारा थी। ये भी दोस्तों एटीट्यूड को मेजरमेंट के लिए की थी। इसके बाद दोस्तों जो लिकर्ट थे, लिकर्ट ने भी दोस्तों 1932 में मेथड दी थी जिसका नाम था योग निर्धारण विधि। तो ये जो तीन ऊपर के साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके द्वारा दोस्तों ये महत्वपूर्ण विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इनसे संबंधित आपसे प्रश्न आ सकते हैं। गटमैन, थर्स्टन, लिकर्ट, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके एटीट्यूड मेजरमेंट की विधियों को देने वाले हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों थर्स्टन थे जिन्होंने 1927 में किया था। 1945 में दोस्तों आपका गटमैन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन हुआ था। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, प्रेरणा के स्रोत के प्रथम चरण कौन सा है? देखिए दोस्तों जो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, आवश्यकता, प्रणोदन, चालक, या फिर प्रेरक। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विच इज द फर्स्ट सोर्स इन द फेज ऑफ मोटिवेशन? नीड, इंसेंटिव, ड्राइव, या फिर मोटिव। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब दोस्तों क्या है? नीड, ठीक है, नीड। देखिए प्रत्येक प्राणी को दोस्तों कोई ना कोई आवश्यकता होती है,
और बिना आवश्यकता के उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। जैसे आपको भाई भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इन सब की जब तृप्ति होती है तभी जाके आपको शांति मिलती है, ठीक है। तो आवश्यकता ही दोस्तों सबसे पहले आती है, उसके बाद दोस्तों आता है चालक। चालक का मतलब यह है कि आवश्यकता के बाद दोस्तों क्या होता है, ड्राइव यानी चालक का जन्म होता है। यानी कि चालक दोस्तों एक तरह की शक्ति है जिसके कारण ही प्राणी क्रियाशील होता है। जैसे आपको भोजन की आवश्यकता है तो फिर आपसे भूख चालक की यहाँ पर क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है वैसे उद्दीपन। उद्दीपन या फिर इसके बाद प्रणोदन का भी स्टेप ले सकते हैं। स्टिमुलस, देखिए भूख है, भूख को खत्म कौन करेगा दोस्तों, वो करेगा उद्दीपन यानी कि भोजन, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद चालक के बाद दोस्तों इसी की आवश्यकता होती है, यानी कि वे वस्तु जो प्राणी के चालकों की तृप्ति करती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं प्रेरक। प्रेरक के बारे में दोस्तों हमने अभी ऊपर बताया कि भाई जो प्रेरक हैं वो आपके दो तरह से दोस्तों डिवाइड हो सकते हैं। एक होते हैं जन्मजात अभिप्रेरक, एक होते हैं अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों किसके द्वारा दिए गए हैं, मैस्लो के द्वारा दिए गए हैं। तो अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत ही दोस्तों जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भाई ग्रुप में रहना, कोऑपरेशन की भावना रखना, ठीक है, ये सब दोस्तों अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। वैसे जो अर्जित अभिप्रेरक हैं दोस्तों इनको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके सामाजिक प्रेरक और दूसरा आता है व्यक्तिगत प्रेरक। तो हो सकता है कि आपसे और अंदर का प्रश्न पूछ ले कि जो अर्जित अभिप्रेरक है उसमें जो सामाजिक अभिप्रेरक है उसी के अंतर्गत दोस्तों आपका क्या आता है, समूह में रहना, कोऑपरेशन की भावना रखना, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि व्यक्तिगत प्रेरक के अंदर क्या क्या आता है, जैसे आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस पे बिलीव करते हैं, आपका इंटरेस्ट किस पे है, ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, आप कितने महत्वाकांक्षी हैं, ये सभी दोस्तों आपके व्यक्तिगत अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में लिया जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, धनात्मक अंतरण का, ऊर्ध्व अंतरण का, द्विपार्श्विक अंतरण का या फिर ऋणात्मक अंतरण का। द कॉन्सेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन हिस्ट्री क्लास इज यूज्ड बाय हिम in Hindi class. This is an example of पॉजिटिव ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, बाइलेटरल ट्रांसफर या फिर नेगेटिव ट्रांसफर। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई चीज आप सीखते हैं, उस सीखी गई चीज का आप दूसरी जगह पे यूज करते हैं दूसरी चीज को सीखने में, तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आता है, ठीक है। अब ये दोस्तों सिंपल सा है कि अगर आपने इतिहास कक्षा में कोई चीज सीखी और उसका उपयोग आप हिंदी कक्षा में सीखने में कर रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक ट्रांसफर के अंतर्गत आता है, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वहीं दोस्तों वर्टिकल ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपने कोई अगर चीज सीखी और उसका दोस्तों आप उपयोग कर रहे हैं हाई लेवल की चीजों को सीखने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर। यानी कि दोस्तों जैसे मान लेते हैं आपने स्कूटर चलाना सीखा, उसके बाद आप कार चलाना सीख रहे हैं, तो वो आप इस तरह से क्या कह सकते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर कहलाएगा। यानी कि आपने कोई चीज सीखी जिसका लेवल लो था, लेकिन उसका यूज करें आप हाई लेवल की चीज को सीखने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्टिकल ट्रांसफर कहलाएगा, वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आप इतिहास की कक्षा में सीखे गए कॉन्सेप्ट को हिंदी में यूज कर रहे हैं, हिंदी में सीखे गए कॉन्सेप्ट को संस्कृत में यूज कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या है, सकारात्मक अंतरण के कारण अंतर्गत आता है। ऐसे ऋणात्मक अंतरण क्या हो सकता है दोस्तों, कि अगर कोई आपने पहले से कोई चीज सीखी है लेकिन वो चीज आपको आगे सीखने में बाधा करती है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर कहलाएगा। कोई भी आपने जैसे पूर्व ज्ञान लिया है, कोई एक्सपीरियंस लिया है, कोई भी आपने ट्रेनिंग ली है, वो नई बातों को सीखने के लिए दोस्तों अगर आपको रोकती है, तो इसका मतलब यह है कि वो ऋणात्मक अंतरण की श्रेणी में आता है। जैसे कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमारी कुछ खराब आदतें हो जाती हैं जो कि हमें नई अच्छी आदतों को अपनाने में बाधा करती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत तेज तेज चलता है, ठीक है। अब चिकित्सक मान लेते हैं उसको सलाह देता है कि आपको दिल की बीमारी है, आपको हल्के चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे तेज तेज चलने की आदत है तो अब मुझे हल्के चलना है, तो वो उसमें क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये दोस्तों किस में कहलाता है, ये ऋणात्मक अंतरण का दोस्तों एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझते हैं, ठीक है। अब यही दोस्तों द्विपार्श्विक है। द्विपार्श्विक का दोस्तों हमारे शरीर से संबंध होता है कि मानव के जैसे शरीर है उसके बाएं भाग का उपयोग दाएं भाग को सीखने में कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक भाग को अगर आपने प्रशिक्षण दिया और उस प्रशिक्षण का जो ट्रांसफर है वो दूसरे भाग में हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपार्श्विक अंतरण या फिर बाइलेटरल ट्रांसफर कहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो दाएं हाथ से लिखना सीखना जानता है
और उसका लाभ उठा के वो उसी तरह से बाएं हाथ से भी लिखना सीख रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका बाइलेटरल ट्रांसफर कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा। By increasing the number of item in the test, reliability is increase, validity is increase, validity decrease, reliability decrease। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। वैसे दोस्तों ये एक तरह का स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन है। देखिए आप इसको समझ लीजिए, किसी परीक्षण में अगर आप प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते हैं तो उस परीक्षण का क्या होता है, क्या उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, वैधता बढ़ जाती है, वैधता घट जाती है, फिर विश्वसनीयता घट जाती है। देखिए दोस्तों कोई भी जो परीक्षण है उसमें विश्वसनीयता और वैधता दो बहुत महत्वपूर्ण उसके स्तंभ होते हैं या फिर आपके एस्पेक्ट होते हैं। विश्वसनीयता दोस्तों उसकी बढ़ जाती है क्योंकि दोस्तों एक विश्वसनीयता गुणांक होता है, विश्वसनीयता गुणांक, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये कैलकुलेट किया जाता है और ये दोस्तों डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रश्नों की संख्या पर। प्रश्नों की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, प्रश्नों की संख्या कम होगी तो रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। विश्वसनीयता का मतलब यह है कि दोस्तों जो कि लोकप्रिय टेस्ट है, जो कि पूर्व से चला आ रहा है और पहले भी काफी जगह यूज हो चुका है और उसके बाद ये जब भी यूज होता है तो आपको रिजल्ट प्रदान करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता। वैधता का मतलब यह है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए टेस्ट लिया जा रहा है उस ऑब्जेक्टिव को ये पूरा करता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हम टेस्ट ले रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि भैया बच्चों की मैथ्स की स्किल कैसी है, तो हम उसमें मैथ्स के ही क्वेश्चन डालेंगे ना। अब अगर मैं उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन डाल दूंगा या केमिस्ट्री के डाल दूंगा तो वो टेस्ट वैलिड नहीं रह जाएगा, या मैं उसमें हिंदी के प्रश्न डाल दूंगा तो वो आपका वैलिड नहीं रह जाएगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी या फिर नन ऑफ दीज। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। अगर व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है, क्या उसके वो पर्सनल ट्रेट्स में आता है या उसके प्रोफेशनल ट्रेट में आता है या फिर उसके सोशल ट्रेट्स में आता है, तो दोस्तों डेफिनेटली ये किस में आएगा, उसके प्रोफेशनल ट्रेट में आता है। देखिए शिक्षण एक व्यवसाय है, ठीक है, और व्यवसायिक आपको प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी मतलब आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए जो एक शिक्षक है वो शिक्षण कार्य में उसके कई तरह के गुण होते हैं, उसके व्यक्तिगत गुण होते हैं कि भैया शिक्षक से क्या क्या एक्सपेक्टेड है, और व्यवसायिक गुण है कि जब वो अपना कार्य करे तो उसमें कार्य में उसको बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर छात्र अलग अलग होता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये सारी चीजों में, ठीक है, योग्यता के मामले में, क्वालिफिकेशंस के मामले में, ठीक है, अभिवृत्ति के मामले में, ठीक है, ये सभी में क्या होते हैं, कोई भी छात्र क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनके डिफरेंट जो ये भिन्नता है इसके अकॉर्डिंग ही वहां पर शिक्षण क्रियाओं का संपादन किया जाना चाहिए। तो इसी तरह से उसके कुछ सामाजिक गुण भी होते हैं। ये सभी दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी अपनी क्लासेस में बताया है। आप जो अभी जो रिसेंट जो सीरीज चल रही है उसमें जरूर आप ये सब चीजें पढ़ें। अगला प्रश्न देखेंगे, इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ लाइक एनी अदर पर्सन बाय द पर्सन बिलोंग्स टू विच डिफेंस स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफिकेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन या फिर रिग्रेशन। दोस्तों ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आइडेंटिफिकेशन यानी कि तादात्मीकरण। तादात्मीकरण का मतलब यही है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति है वो अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों या फिर उसके अवगुणों का अनुकरण करता है और स्वयं को उसके अनुकूल ढालने की क्रिया करता है, तो उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन दोस्तों बोला जाता है। तो ये कुछ जो साइकोलॉजी के जो शब्द हैं दोस्तों ये भी आपको आने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न आपके दोस्तों आते रहते हैं। तो ये दोस्तों आपने समझना है। तो एक तरह की क्या है दोस्तों, रक्षा युक्ति हैं, सभी आपकी क्या है, रक्षा युक्ति हैं। इसके बाद दोस्तों अगला देखेंगे प्रश्न जो कि पर्सनैलिटी से है। पीपुल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर, जो कि ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें एस्थेनिक, पिकनिक, रिलीजियस, एथलेटिक, देखिए ये दोस्तों व्यक्तित्व का दोस्तों वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, जो कि क्रेचमर के द्वारा किया गया है। तो क्रेचमर के द्वारा दोस्तों जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, उसमें जो एस्थेनिक टाइप के जो लोग होते हैं वो सीधे सीधे अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते हैं इनके द्वारा दोस्तों, जैसे एस्थेनिक, पिकनिक, एथलेटिक, ठीक है, और इसके अलावा डिस्प्लास्टिक टाइप के लोगों को रखा गया है डिफरेंट वे में। तो जैसे जो लंबकाय लोग होते हैं, लंबकाय जैसे कि नाम से पता चल रहा है, देखिए ये जो ऐसे पर्सन होते हैं जो कि लंबे होते हैं और
इनकी क्या होती है, अंडर डेवलप्ड मसल होती है, यानी कि पूरी तरह से इनकी शारीरिक जो मसल्स हैं उनका विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, अपने सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अंडरवेट भी होते हैं ये, और मसल्स इनकी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे पिकनिक टाइप होते हैं, पिकनिक टाइप का मतलब होता है जो छोटे होते हैं हाइट में, ठीक है, ये आपके शॉर्ट होते हैं हाइट में, ठीक है, और इस तरह से, और मतलब कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो छोटे हो गए और शॉर्ट टाइप के हो गए, ठीक है। मसल्स तो इनकी भले डेवलप होती हैं, थोड़ा वेट में हैवी होते हैं, तो इस टाइप के होते हैं आपके गोलकाय, ठीक। रिलीजियस तो दोस्तों ये इसका टाइप नहीं है, इसके हम बात करेंगे सुडोलकाय। सुडोलकाय में दोस्तों क्या आएंगे, एथलीट टाइप के लोग होंगे, एथलीट पर्सन होंगे, ये मस्कुलस टाइप के होंगे, वेल बिल्ट इनकी मसल्स होंगी, ठीक है, ना ज्यादा लंबे होते हैं ना ज्यादा शॉर्ट होते हैं, ठीक। और इनका जो नेचर होता है स्टेबल होता है, काम होता है, मतलब कि सीधा सिंपल सा और काम नेचर के दोस्तों ये होते हैं, ठीक है। जबकि एक और होता है टाइप दोस्तों, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लास्टिक टाइप। तो डिस्प्लास्टिक जो टाइप होता है दोस्तों, ये इन तीनों में जो अभी हमने ऊपर बताई, एस्थेनिक, पिकनिक और एथलेटिक, इनमें से कोई भी खूबी नहीं रखते, बल्कि मिक्स खूबियां रखते हैं सबकी, ठीक हो गया। तो आप समझ लीजिए जो एस्थेनिक होंगे वो आपके लंबे होंगे, लेकिन इनकी जो मसल्स होगी वो डेवलप नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और एक तरह से जो अपनी जो भावनाएं, इच्छाएं उनको व्यक्त नहीं कर पाते, इस टाइप के दोस्तों ये लोग होते हैं, ठीक है। वाइल जबकि एथलेटिक टाइप जो होते हैं दोस्तों, वो आपके काम नेचर के होते हैं, स्टेबल होते हैं, मसल्स उनकी पूरी तरह डेवलप होती है, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। जबकि जो पिकनिक है, पिकनिक आपके क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक, मतलब कि इनका जो वेट होता है वो ठीक ठाक होता है, ठीक। और इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो ये दोस्तों आपके क्या है, ये पिकनिक टाइप के अंतर्गत, और ये मतलब कि जो क्रेचमर है, क्रेचमर के ये दोस्तों वर्गीकरण दिए गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्थेनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि कम्युनिकेशन से संबंधित है, और इसमें दोस्तों आपसे जो स्टेटमेंट है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। अकॉर्डिंग टू whom communication is anything that convey meaning that carries message from one person to another। तो किसके द्वारा है, हार्टमैन, मिलर, एडगर डेल या फिर ब्रूकर। तो इसका राइट आंसर है ब्रूकर। तो ब्रूकर ने दोस्तों डेफिनेशन दी थी कि कम्युनिकेशन हर उस वस्तु को कहते हैं जो उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे व्यक्ति एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो संप्रेषण ये भी दोस्तों आपका एक टॉपिक है महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों जो कि अगेन आपका एक और स्टेटमेंट है, और ये सभी दोस्तों आपके एलटी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किसने कहा है कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मैं बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। दोस्तों ये आपका इवैल्यूएशन से संबंधित है। तो टारगेसन एंड एडम्स, E.L. पिल, डांडेकर या फिर हेल्मस्टेडर। तो इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स आर अचीव बाय द पीपल। तो देखिए मूल्यांकन है क्या दोस्तों, वही प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और इस तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं जो हमें बताती है छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है, मासिक परीक्षाएं लेते हैं, लगातार छात्रों की प्रगति रिपोर्ट हम बनाते रहते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि हम उनका इवैल्यूएशन कर सके, हम ये जान सके कि उन्होंने कितने हद तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति की है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों डांडेकर के द्वारा दिया गया है, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसको आप याद करेंगे, उत्तराखंड एलटी में आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। सबसे बेस्ट मेथड टीचिंग की कौन सी हो सकती है, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या फिर नरेशन। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, व्याख्यान देना, प्रदर्शन करना, विचार विमर्श करना या फिर वर्णन करना। दोस्तों क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो दोस्तों है वो है प्रदर्शन। देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन की मदद से आप सबसे बेस्ट तरीके से टीचिंग कर सकते हैं। जब आप प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप मॉडल का प्रयोग करते हैं, आप वहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। जब आप श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चे हैं उनका सभी ज्ञानेंद्रियों का दोस्तों प्रयोग होता है। देखिए आप सुनकर कम सीखते हैं,
देखकर सुनकर ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो वहां पर सबसे बेस्ट रहेगा। व्याख्यान का मतलब तो यह है कि दोस्तों आप लेक्चर दे रहे हैं तो हायर क्लासेस के लिए अच्छा होता है। विचार विमर्श का मतलब है कि बच्चों से आप केवल डिबेट कर रहे हैं। वर्णन का मतलब है कि आप कोई भी घटना है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे बेस्ट टेक्निक दोस्तों इसमें रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि डीपीईपी वाज लॉन्च इन द ईयर 1986, 1984, 2001 या फिर नन ऑफ दीज। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? 1986, 1984, 2001, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बता दूं, इसमें से कोई नहीं है। 1994 में दोस्तों ये लागू किया गया था दोस्तों, जब आपकी 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों आपकी आई थी, तो उसके क्रम में दोस्तों इसको लागू किया गया था। अब जैसे कि नाम से दोस्तों पता चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो जो प्राथमिक शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण यानी कि उसके यूनिवर्सलाइजेशन के लिए दोस्तों इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। और ये दोस्तों आपकी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, यानी कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें दोस्तों 85% धन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, 15% धन है जो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। तो ये सिंपल सी बात है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है सबको देनी है जिले वाइज, तो इसके लिए दोस्तों कार्यक्रम को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी ओकेजनल रोर्स ऑफ लाफ्टर, कंप्लीट साइलेंस, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग या फिर लाउड डिस्कशन। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या संभावित है? कभी कभार हंसी का दौर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता या फिर विद्यार्थियों के बीच खुली बहस। तो इसका सबसे राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक छात्र के बीच में डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक और छात्रों के बीच में अगर वार्ता होती है तो हम कहेंगे कि वो एक लाइव क्लास का एग्जाम्पल है। टीचर्स और छात्र इनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। कभी कभार हंसी का दौर ये आपकी सजीव क्लास नहीं है, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि अगर जो शिक्षक है वो पढ़ाई जाए बीच बीच में एक आध जोक मार ले, लेकिन वो लाइव क्लास नहीं कहलाएगी। वो एक्चुअली क्या होगा कि टीचर्स पर ही पूरी तरह से केंद्रित होगी। पूर्ण रूप से शांति, तो ऑफकोर्स जो टीचर्स हैं वही वहाँ पर प्राइमरी भूमिका में होंगे। विद्यार्थियों के बीच खुली बहस, ये दोस्तों कोई लाइव क्लास का एग्जाम्पल नहीं है, ये इनडिसिप्लिन का एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शिक्षक छात्र वार्ता ये ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इन योर व्यू टीचिंग इज एन आर्ट एंड स्किल या फिर दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए आपके अनुसार? शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। दोस्तों शिक्षण ऑफ कोर्स एक कौशल तो है ही, लेकिन दोस्तों उस एक कला भी है। देखिए कला का मतलब यह है कि जितने भी कौशल दोस्तों आप सीखते हैं, हमने दोस्तों आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया है। जब भी दोस्तों आप कक्षा में जाते हैं, टीचिंग्स के दौरान दोस्तों आप छात्रों को स्टिमुलेटेड रखने के लिए आप विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उन जो कौशलों का प्रयोग करना भी दोस्तों अपने आप में कला है। कला कैसे है कि आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि कब किस कौशल का आपने कहाँ पर प्रयोग करना है। तो वो शिक्षण कला दोस्तों उसी टीचर्स के अंदर अच्छी होगी जिसका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होगा, जिसको वो कला अच्छे से आएगी। ठीक है, आपको शिक्षण कौशल हमने सारे सिखा दिए, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को सही नहीं बनाएगा, यानी कि जो आपकी अभिवृत्ति है आप वो सही तरीके से उससे प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड तभी अच्छा होगा दोस्तों जब आपके शिक्षण कौशल को आप जानेंगे और उनका प्रयोग भी जानेंगे, तो उसका प्रयोग करना दोस्तों एक कला के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या क्या है? जेंडर डिफरेंसेस, बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटीज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में देखिए दोस्तों ऑफ कोर्स लिंग भेद भी आता है, महिलाएं पुरुष, ठीक है, गर्ल एंड बॉय। शारीरिक संरचना बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों सबकी जो छात्र हैं सभी की शारीरिक संरचनाएं डिफरेंट होती हैं। मेंटल एबिलिटी यानी कि उनकी मानसिक योग्यताएं भी डिफरेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों उनका एटीट्यूड्स, इस अभिरुचि, ये सभी दोस्तों आपकी ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ए चाइल्ड हु बिहेव अगेंस्ट द सोशल रूल एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। एक ऐसा छात्र दोस्तों जो कि सामाजिक नियम व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करता है, ऐसे बालक को क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? बाल अपराधी, जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एक डेलिक्वेंट चाइल्ड और या फिर इडियट चाइल्ड, डल चाइल्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो कहलाएगा बाल अपराधी, जो सामाजिक नियमों और कानून का विरुद्ध व्यवहार करता है। तो ऐसे को दोस्तों हम
बाल अपराधी की श्रेणी में डालते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और ये सब एलटी की परीक्षा से दोस्तों उठाए गए हैं। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास विच विल बी द बेस्ट वे फॉर टीचिंग, एक तीसरी क्लास के बच्चे के लिए कौन सी सबसे बेस्ट टीचिंग होनी चाहिए? लेक्चरर मेथड, क्रिएटिव एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन या फिर लेबोरेटरी मेथड। कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा तरीका है? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या फिर प्रयोगशाला विधि। तो आप दोस्तों जानते हैं कि व्याख्यान विधि दोस्तों बड़े बच्चों के लिए होती है, ग्रुप डिस्कशन एक छोटे बच्चे के लिए ग्रुप डिस्कशन अच्छा नहीं है, प्रयोगशाला विधि ये सभी दोस्तों आपके जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अच्छी है। सृजनात्मक क्रियाकलाप यानी कि दोस्तों उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई जाए जिससे कि उनकी क्रिएटिवनेस निकल के आए, वो क्रिएटिवनेस बने, ठीक है, या क्रिएटिव बने। तो इसके लिए दोस्तों आपने चीज समझनी है कि जो सृजनात्मक क्रियाकलाप है दोस्तों वो सबसे बेस्ट वे हो सकता है तीसरी क्लास के बच्चों के लिए शिक्षण का। तो क्रिएटिव एक्टिविटी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। देखिए, द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर एनकरेज टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, अरेंज फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन, रिमेन अनकंसर्न्ड अबाउट इट, नन ऑफ दिस। विद्यार्थियों का जो अकादमिक निष्पादन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने के लिए, इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि आप बच्चों के कार्य का निरीक्षण करें, उसका इंस्पेक्शन करें, तो उससे दोस्तों आप अपने बच्चों के जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको सुधार सकते हैं। लगातार दोस्तों आपको सुपरविजन उसका करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगेन दोस्तों आपका ये अभिवृत्ति की ओर का प्रश्न है जो कि एटीट्यूड पर बेस्ड है। इफ अ स्टूडेंट ऑफन कम लेट इन योर क्लास, छात्रों के प्रति एक शिक्षक की क्या अभिवृत्ति होनी चाहिए? टॉक टू हिज पेरेंट्स, कंप्लेन टू प्रिंसिपल अबाउट हिम, पनिश हिम सीवियरली एंड फाइंड द रीजन एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कारण को जानकर तदनुसार ही निर्णय लेंगे। आपकी कक्षा में अगर कोई छात्र प्रायः विलंब आता है तो आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे या फिर प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उससे कठोर दंड देंगे, या फिर आप उसके कारण को जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे। तो आप सबसे पहले रीजन जानिए, देन उसके बाद दोस्तों आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सभी दोस्तों आपके पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ से पता चल रहा होगा कि उत्तराखंड एलटी में जो क्वेश्चंस आते हैं शिक्षण अभिरुचि के उनका लेवल क्या है। आपको दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का पेपर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर लिया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।